कर्नाटक में जाति जनगणना आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट कर्नाटक कैबिनेट के सामने पेश की गई और इस रिपोर्ट को जाति गणना का नाम दिया गया है। रिपोर्ट में ओबीसी आरक्षण को 32 से बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश की गई है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने मंत्रियों ने आयोग की सिफारिशों पर विचार करने को सीएम ने कहा कि मंत्रियों से 17 अप्रैल को कैबिनेट की फिर बैठक होगी और सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर है। सीएम ने मंत्रियों से रिपोर्ट पर विचार करने के लिए कहा है और अब ये जान लीजिए आप कि 17 अप्रैल को कैबिनेट बैठक में सिफारिशों पर चर्चा होनी है। कर्नाटक में जाति जनगणना रिपोर्ट कैबिनेट में पेश हो गई। सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट कैबिनेट में पेश की गई है। ओबीसी आरक्षण को 32 से बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश है। अब सीएम सिद्धारमैया ने अपने कैबिनेट के मंत्रियों से कहा है कि इस पर आप विचार करें और अब जो अगली बैठक होगी वो 17 अप्रैल को होगी, जिस पर इस रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, इस पर मंथन होगा। ये बड़ी खबर कर्नाटक से बड़ी जानकारी है। जाति जनगणना को लेकर सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट कर्नाटक कैबिनेट के सामने रखी गई है, पेश की गई है और इस रिपोर्ट को जो है वो जाति गणना का नाम दिया गया है। ओबीसी आरक्षण को 32% से बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश की गई है। राज्य में ओबीसी की जनसंख्या 70% होने का दावा किया गया है। कर्नाटक जाति गणना आयोग की रिपोर्ट में ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने की सिफारिश की गई है इस रिपोर्ट में और ओबीसी आरक्षण को 32 से 51% करने की सिफारिश है इस जाति गणना आयोग की रिपोर्ट में। ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाने की सिफारिश की गई है कर्नाटक सरकार की ओर से। जो कैबिनेट में रिपोर्ट पेश की गई है उसमें ओबीसी आरक्षण 51% इसके बाद हो जाएगा। अगर सिफारिश लागू होती है तो उसके बाद क्या बदलेगा? देखिए, ओबीसी का जो आरक्षण जो 32 है वो 51% हो जाएगा और कुल आरक्षण 85% हो जाएगा ओबीसी का फिलहाल आरक्षण जो है कर्नाटक में 32% है, जिसको बढ़ाने की सिफारिश की गई है और उसी से जुड़ी हुई ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ईडब्ल्यूएस की मौजूदा आरक्षण सीमा 10% है कर्नाटक में और अब जो ये नई सिफारिश की गई है उसके लागू होने के बाद SC/ST की मौजूदा आरक्षण सीमा 24% है। जो बदलाव होंगे उसके बारे में जानकारी आपको हम दे रहे हैं। कर्नाटक में ये जो आयोग की रिपोर्ट है उसके बाद देखिए, पिछड़ा वर्ग A श्रेणी में 1A श्रेणी में 34,97,000, पिछड़ा वर्ग 1B श्रेणी में 73,92,000। कर्नाटक में किसकी आबादी है उसके बारे में ये जानकारी। और पिछड़ा वर्ग 2A श्रेणी में 77,78,000 और पिछड़ा वर्ग 2B श्रेणी में जो आबादी है उसके बारे में भी जानकारी। 3A श्रेणी में 72,99,000 और पिछड़ा वर्ग 3B श्रेणी में 1,54,00,000 और अनुसूचित जाति जो है 4,16,00,000 और अनुसूचित जनजाति 1,09,00,000, अनुसूचित जनजाति 42,81,000। ये कर्नाटक में जो आबादी किस समुदाय की कितनी है उसके बारे में ये पूरा डेटा आपके सामने है। अब इस पर 17 अप्रैल को बैठक होने वाली है और इस पर चर्चा होगी इस रिपोर्ट पर उस बैठक में। अब आगे बढ़ते हैं और बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ में बैठक भी की। वक्फ कानून के खिलाफ कल प्रदर्शन के दौरान हिंसक भीड़ ने कई गाड़ियों को फूंक दिया, आग के हवाले कर दिया था और हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 3 हो गया है। मुर्शिदाबाद जिले के कई इलाकों में झड़पों में 15 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। 100 से ज्यादा लोगों को यहां गिरफ्तार किया गया है। हिंसा में मरने वालों की संख्या 3 हो गई और हिंसा पर केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया गया और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और वहां के डीजीपी से बात की है। गोविंद मोहन ने राज्य की सरकार को संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर रखने और जल्द से जल्द स्थिति सामान्य बनाने के लिए कहा है। पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने केंद्रीय गृह सचिव को हालात की सारी जानकारी मुहैया करवाई। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिले में बीएसएफ की 300 जवानों के अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। तो पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून का विरोध लगातार किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में फिर से हिंसा भड़की और यहां सीनियर अधिकारियों ने हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा भी किया।
हालात को सामान्य करने की कोशिश वहां पर की जा रही है। भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, कई गाड़ियों को फूंक दिया और जो हिंसा हुई उसमें मरने वालों की जो संख्या है वो 3 हो गई है। और ये कहा जा रहा है कि मुर्शिदाबाद में 15 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं हिंसा के दौरान। We will deal it very, very strongly. It is our duty to protect the life and property of people. We will deal with it. Jarder eta hoyeche. Government has already said that they will stand by the people. Jadar damage hoyeche, that will be taken care of. But at the moment, rumors have to stop. People don't believe in rumors. वक्फ कानून के विरोध को लेकर सियासत भी चरम पर है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लोगों से शांति और संयमित रहने की अपील की है। शांति बनाए रखने की और संयमित रहने की लोगों से अपील की है मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा कि वो इस कानून को राज्य में लागू नहीं होने देंगी और साथ ही उन्होंने कहा कि ये कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, लिहाजा केंद्र सरकार से जवाब मांगा जाना चाहिए। दंगा भड़काने वाले समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं और राजनीतिक लाभ के लिए धन का दुरुपयोग करने की साजिश रची जा रही है पश्चिम बंगाल में। इसको लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से जवाब मांगने के लिए कहा कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे। ममता ने साजिश रचने का भी आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सभी से शांति बनाए रखने की और संयमित रहने की अपील की है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये कानून वो राज्य में लागू नहीं होने देंगे। वक्फ कानून पर घमासान, वक्फ कानून राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से कहा गया, कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, ये उनकी ओर से कहा गया है, तो केंद्र सरकार से जवाब मांगा जाना चाहिए। दंगा भड़काने वाले समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर हिंसा हो रही है, राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का दुरुपयोग करने की साजिश रची जा रही है, ये पश्चिम बंगाल के सीएम की ओर से कहा गया है। अब इस पूरे ही कानून के विरोध को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा और शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी आज कोलकाता में मार्च निकालेगी। बीजेपी ये मार्च सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर निकालेगी। मार्च को लेकर बीजेपी ने नारा दिया है, शिक्षक घोटाले में ऐतिहासिक भ्रष्टाचार और हिंदू हत्याकारी मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, नौकरी चोर और हिंदू हत्याकारी मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। ये बीजेपी की ओर से नारा दिया गया है। ये मार्च दोपहर 1 बजे कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से धर्मतला तक होगा और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है बीजेपी की ओर से। हिंसा और शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल होगा। टीएमसी के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है और बीजेपी का आज कोलकाता में मार्च होना है। दोपहर 1 बजे का वक्त है जब इसकी शुरुआत होगी। जो अलग अलग जगहों पर हिंसा भड़क रही है उसको लेकर भी और शिक्षक घोटाले को लेकर भी बीजेपी हल्ला बोल करेगी ममता बनर्जी के खिलाफ और टीएमसी के खिलाफ। आज मार्च की पूरी तैयारी कर ली गई है। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं। राज्य के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने पलटवार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों को खुलेआम हिंसा करने की इजाजत दे रखी है। सिचुएशन ममता बनर्जी के नालायकता के कारण, उनके इनएबिलिटी के कारण सिचुएशन इस तरीके की हो गया है। और एक मुझे लगता हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, ये ममता बनर्जी की गाल पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। ममता बनर्जी के पुलिस अलाउ कर रही है मुसलमानों को कि 5-6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा आपके लिए फ्री पीरियड है, आप उसमें लूट करो, महिलाओं के साथ बदसलूकी करो, हिंदुओं के घर तोड़ो, जो मर्जी करो, हम कुछ नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने पूरे जिहादियों के हाथ में पश्चिम बंगाल को सौंप दिया है सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। अगले आने वाले समय में कलकत्ता के अंदर फिर ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स होने की संभावनाएं देख रही है हमें। इंडिया गठबंधन ने ममता सरकार का समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र की सरकार जानबूझकर ये कानून लेकर आई है ताकि राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि उनकी पार्टी हिंसा का विरोध करती है। ममता बनर्जी जी वहां पर कानून व्यवस्था बना लेंगी और केंद्र सरकार ने ही व्यवस्था खराब की है। केंद्र सरकार ही जानबूझ करके इस कानून को लेकर के आई है। बंगाल का चुनाव जीत लें,
बिहार का चुनाव जीत लें। उत्तर प्रदेश में नाकाम है, बिहार में नाकाम है और बंगाल में ये भारतीय जनता पार्टी के नाकाम है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए वक्फ बोर्ड का बिल ला करके इन्होंने जानबूझ करके इस तरह का माहौल पूरे देश में बनाया है। हम वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम लोग जिस संविधान की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज ये लड़ाई देश के अंदर मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई देश के संविधान की है। संविधान के जिस तरह से रौंदा गया वक्फ कानून ला करके, ये पार्टली संविधान को रौंदना चाहते हैं। चूँकि 400 के पार इनका नारा लगा था कि हम संविधान बदल देंगे, वो मिला नहीं, तो इन्होंने पार्टली संविधान को रौंदने का काम किया। ये सिर्फ मुसलमान की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। और मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि विरोध करिए, लेकिन कोई ऐसा काम मत करिए जो संविधान के खिलाफ हो। बीजेपी तो सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वाली पार्टी है। वक्फ कानून को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद की कार्यकारी समिति की आज बड़ी बैठक होने वाली है। ये बैठक दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद के मुख्यालय में होगी, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी करेंगे। इस बैठक में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ कानूनी और संवैधानिक दायरे में रहते हुए किस तरह का कदम उठाया जाए, इस पर एक्शन प्लान बनाया जाएगा और विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर फैसले लिए जाएंगे। जमीयत उलेमाए हिंद की कार्यकारी समिति में देश भर के अलग अलग राज्यों के 42 सदस्य हैं, जो इस बैठक में आज हिस्सा लेंगे। वक्फ कानून को लेकर यह अहम बैठक है जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से, जो आज दिल्ली में होनी है। इस बैठक में आगे इस कानून को लेकर किस तरीके से कदम उठाए जाएं, अब आगे की रणनीति क्या होगी, इसी को लेकर चर्चा की जाएगी। कानून को चुनौती देने को लेकर एक्शन प्लान यहां पर तैयार होगा और वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन पर भी चर्चा होगी। अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से प्रदर्शन करना है इस कानून के खिलाफ, इस पर भी विस्तार से बातचीत होगी। जमीयत उलेमाए हिंद की ये बड़ी बैठक दिल्ली में आज होनी है, जिस पर लगातार रहेगी नजर। वक्फ कानून के विरोध में हो रही हिंसा मामले में धर्मगुरु भी कूद पड़े हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने बिल का समर्थन करते हुए हिंसा न करने की लोगों से अपील की है। तमाम मुसलमानों से और बिलखुसूस नौजवानों से ये अपील करूँगा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के बिल्कुल उग्र प्रदर्शन न करें और ये जो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, इससे सिवाय नुकसान के अलावा कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये वक्फ जो है आम मुसलमानों के हितों में है। ये वक्फ किसी भी मजहबी मकाम को, मस्जिद, दरगाह, मदरसा, खानका, ईदगाह को नहीं छीनेगा। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल से सटे बिहार के कटिहार जिले में भी प्रदर्शन हुआ। कटिहार जिला नौजवान कमेटी के बैनर तले हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वक्फ कानून को पूरी तरह से रिजेक्ट करने की मांग इनकी ओर से उठाई गई। पश्चिम बंगाल से लगाए बिहार तक किस तरीके से इस कानून का विरोध किया जा रहा है, ये कटिहार की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कटिहार जिला नौजवान कमेटी के बैनर तले हजारों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, सड़कों पर उतरते हैं और इस तरीके से नारेबाजी की जाती है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। वक्फ कानून को पूरी तरह से रिजेक्ट करने की इनकी ओर से मांग की गई है। अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव हुआ और हनुमान जयंती जुलूस के दौरान शहर के कर्नलगंज इलाके में मस्जिद के सामने डीजे बजाने का मुस्लिम पक्ष के कुछ लोगों ने विरोध किया। बताया जा रहा है कि जुलूस में शामिल लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी और विवाद यहां से बढ़ गया। पुलिस ने तुरंत ही हालात संभाल लिया। वह हालात तनावपूर्ण हैं लेकिन काबू में हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने का पुलिस की ओर से भरोसा दिया गया है। हनुमान जयंती के मौके पर बवाल यहां पर हुआ। डीजे बजाने को लेकर दो समुदायों के बीच में बात बिगड़ गई और वहां पर हंगामा शुरू हो गया। हालांकि स्थानीय पुलिस पहुंची वहां मौके पर और हालात को काबू में किया गया। एफआईआर भी दर्ज की गई है। अभी कहा यह जा रहा है कि हालात तनावपूर्ण हैं लेकिन अभी नियंत्रण में है। कल हनुमान जयंती का पर्व था। जगह जगह जुलूस निकाले गए थे, शोभा यात्रा निकाली गई थी और ये जुलूस के दौरान ही यहाँ इस तरीके से बवाल हो गया। एमपी के गुना से खबर है
उपद्रव करने वालों के खिलाफ एफआईआर यहां पर दर्ज की गई है। पुलिस पड़ताल कर रही है कौन कौन उपद्रवी हैं जिन्होंने माहौल को खराब करने की कोशिश की। सभी की पहचान की जाएगी और सभी को गिरफ्तार किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की ओर से ये भरोसा वहां पर लोगों को दिया गया है। पुलिस ने वहां हालात पर काबू किया। जब ये वहां पर बवाल हो रहा था, ये उसी वक्त की तस्वीर और ये पूरा वीडियो आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश का ये गुना जहां पर हनुमान जयंती का मौका जुलूस का आयोजन किया गया था और दो समुदाय आपस में भिड़ गए। डीजे बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा से एनआईए की पूछताछ का आज तीसरा दिन है और आज भी ये सिलसिला चलेगा पूछताछ का। इससे पहले शनिवार को राणा से शाम 7:30 बजे तक पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक राणा से कल करीब 4.5 घंटे पूछताछ हुई है और इस दौरान राणा को 4 बार ब्रेक भी दिया गया। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि एनआईए के पास जो सबूत मौजूद हैं उन्हें राणा के सामने रखा गया और पूछताछ की गई। राणा ने कल भी पूछताछ में पूरी तरह से जांच एजेंसी को सहयोग नहीं किया, ये बात सामने आई। कल करीब 4.5 घंटे एनआईए ने पूछताछ की। तहव्वुर राणा से सबूत सामने रखकर एनआईए ने सवाल दागे और तहव्वुर राणा ने फिर से कहा जा रहा है कि पूछताछ में सहयोग नहीं किया। आज भी पूछताछ होगी। देखिए पहले 2 दिन क्या हुआ। 18 दिन की एनआईए हिरासत में तहव्वुर राणा के पहले 2 दिनों के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। शुक्रवार को पहली बार पूछताछ हुई तहव्वुर राणा से और पहले दिन पूछताछ में सहयोग नहीं किया तहव्वुर राणा ने, ये बात सामने आई। और कल जब दूसरी बार पूछताछ हुई, करीब 4.5 घंटे पूछताछ की गई तहव्वुर राणा से और पूछताछ के दौरान 4 बार उसको ब्रेक भी दिया गया। सबूत सामने रख करके उससे पूछताछ की गई और कल भी ये कहा जा रहा है कि पूछताछ में पूरी तरह सहयोग तहव्वुर राणा ने नहीं किया। आज उससे तीसरे दिन भी पूछताछ होगी। एनआईए जल्द राणा का सामना मिस्टर बी से कराएगी। एनआईए का खुफिया गवाह मिस्टर बी वही शख्स है जिसने 2006 में मुंबई आने पर डेविड हेडली को रिसीव किया था और उसके ठहरने के अलावा जरूरी इंतजाम भी किए थे। राणा ने ही मिस्टर बी को फोन कर हेडली के लिए इंतजाम करने के लिए कहा था। राणा के बेहद करीबी रहा है मिस्टर बी और एनआईए के मुताबिक ये गवाह मिस्टर बी राणा के बेहद खास रहा, करीबी रहा है और उसके पास कई अहम जानकारियां हो सकती हैं, ये एनआईए को लग रहा है और इस लिहाज से भी पूछताछ की जाएगी। आज एनआईए के अधिकारी फिर तहव्वुर राणा से पूछताछ करेंगे। अब जो 2 दिन की पूछताछ हुई है उसमें राणा ने सहयोग नहीं किया, ये कहा गया। सूत्रों के मुताबिक पहले दिन पूछताछ में राणा ने ये बताया कि डेविड हेडली से उसकी मुलाकात कॉलेज में हुई थी और राणा ने पूछताछ में सारी जानकारी अब वो धीरे धीरे दे रहा है। उसने लश्कर ए तैयबा और हरकत उल जिहाद इस्लामी के कैंपों का दौरा भी किया था, ये भी जानकारी उसने साझा की और वो भी पाक आर्मी और आईएसआई के लोगों के साथ वर्दी पहनकर वो कैंपस पहुंचा था। ये जानकारी जो सूत्रों के हवाले से बाहर आई है राणा से पूछताछ के बाद। आज तीसरा दिन है और आज भी बहुत सारे सवाल हैं जिसका सामना करना पड़ेगा तहव्वुर राणा को। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मालूम चला है कि एनआईए अब राणा के वॉइस सैंपल यानी आवाज के नमूने और हैंड राइटिंग सैंपल लेने की तैयारी कर रही है। सूत्र बताते हैं कि राणा का साइंटिफिक टेस्ट भी करवाया जा सकता है और ये कहा जा रहा है कि ये जांच इसलिए बेहद जरूरी है ताकि एनआईए ये साबित कर सकेगी कि हेडली से फोन पर बात राणा ही करता था। वो शख्स राणा ही था जो डेविड कोलमैन हेडली से फोन पर बात किया करता था। अब इसके लिए भी ये बहुत जरूरी हो जाता है। अब आगे बढ़ें। देश में कल दिन भर 2 विशेष जयंती का जोर रहा। पहला हनुमान जयंती और दूसरा राणा सांगा जयंती। एक धार्मिक भावना से जुड़ी जयंती तो दूसरी जातिगत सम्मान से जुड़ी हुई जयंती। हनुमान जयंती पर देश भर में भक्ति भाव का नजारा दिखा तो राणा सांगा की जयंती पर शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। दोनों मौके बेहद खास थे, इसलिए सुरक्षा बंदोबस्त और एहतियात भी खास किए गए थे। लेकिन सांगा जयंती का सारा शोर करनी सेना के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रित होकर रह गया। दरअसल राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान के बाद से ही करनी सेना काफी आक्रामक है, गुस्से में है और इसी कड़ी में करनी सेना ने आगरा में रक्त स्वाभिमान रैली निकाली, जिसमें लाठी डंडे, तलवार, बंदूकें लहराकर खाकी और खादी दोनों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी गई।
सिर पर केसरिया पगड़ी, हाथ में भगवा झंडे और चमकती दमकती तलवारें। स्वाभिमान के सवाल पर समाज के संघर्ष में ललकार बनकर गूंजते ये जयकारे। जयंती राणा सांगा की और मान अभिमान करणी सेना और उसके समर्थकों का। इसलिए ये तस्वीरें हैरान नहीं करती, क्योंकि सांगा के नाम पर चल रहा यह संग्राम स्वाभिमान का संघर्ष बन चुका है। हंगामे की आशंका थी, इसलिए पुलिस अलर्ट पर थी, लेकिन समर्थकों का साहस बढ़ा तो तलवार से रक्त स्वाभिमान की लक्ष्मण रेखा खींच दी और समाजवादी सुमन के साथ साथ खाकी को भी खुली चुनौती दे दी। हमारे पास है वो है कुटाई, घर में घुस के कुटाई, हड्डी तोड़ कुटाई, और कुटाई तो इस व्यक्ति की होगी। करणी सेना लाठियां घुमाती रही, चाकू चमकाती रही, तलवार लहराती रही। और आगरा में कहीं कोई उपद्रव न हो जाए, कोई उत्पात न मच जाए, ये सोचकर पुलिस खामोशी की मिसाल बनी रही, कानून व्यवस्था की खैर मनाती रही। की घटना या फिर इस तरह का कुछ भी प्रोसेशन, रैली, कूच करने की कोई अनुमति नहीं है। अगर कोई कोशिश करता है तो उसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से सक्षम है। वैसे पुलिस की तैयारी पूरी थी, पर मौके और हालात को समझने की जिम्मेदारी भी थी, क्योंकि अपमान की आंच में सुलगती भीड़ बेहिसाब थी, जो कभी भी भड़क कर शोला बन सकती थी। करणी सेना के करीब 1 लाख से भी ज्यादा समर्थक जुटे थे, जबकि पुलिस के 5 से 6 हजार जवान तैनात थे। करणी सेना के कार्यकर्ता हरियाणा, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों से भी आए थे। इधर पीएसी की कई बटालियन मुस्तैद थी। भीड़ के पास तलवार और बंदूकें थी, तो पुलिस हालात पर ड्रोन से निगरानी कर रही थी। गाड़ियों में भर भर कर करणी सेना के समर्थक पहुंचे थे, तो पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग पर बुलडोजर भी तैनात थे। आगरा का गढ़ी रानी संघर्ष का अखाड़ा बना, तो करणी सेना के अध्यक्ष रहे सुखदेव सिंह गोगामेड़ा की पत्नी शीला सुखदेव गोगामेड़ा भी वहां पहुंची। वही सुखदेव सिंह जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। करणी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह उर्फ वीरू भैया हेलीकॉप्टर से पहुंचे। उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी शामिल थे। पूरा इलाका छावनी में तब्दील था, पर करणी सेना के जोश पर कोई पाबंदी नहीं थी। रामजीलाल सुमन को चेतावनी देने या धमकी देने पर कोई रोक काम नहीं आई। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने जो राणा सांगा पर जो बयान दिया था, उसके विरोध में एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस पूरे कार्यक्रम को देखा जा रहा है। जो बोला हुआ है ना हमारे पूर्वजों के लिए, उनको दिखाने औकात है। फिलहाल तो हम हिंदू आदमी हैं, कोई ठाकुर नहीं, कुछ नहीं है। हिंदू समाज सब एकजुट है इसको बोलने के लिए। जो बोला उसने गद्दार हैं राणा सांगा, 80 घाव खाने के बाद भी देश को बचाने वाले कौन हैं? कमर में पिस्तौल, हाथों में अंगूठी और आंखों पर चश्मा पहने राज शेखावत से मिलिए, जिन्होंने आज नहीं तो कल राणा सांगा का अपमान करने वाले के घर में घुसकर हड्डी तोड़ कुटाई पिटाई का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया। हमारे पास है वो है कुटाई, घर में घुस के कुटाई, हड्डी तोड़ कुटाई, और कुटाई तो इस व्यक्ति की होगी, आज नहीं तो कल होगी, और 1,00,000% होगी। हमारे लोग बिल्कुल लगे हुए हैं, कितनी भी सुरक्षा वो ले ले, आज नहीं तो कल उसकी सुरक्षा में चूक होगी और हम उस दिन हमारा काम कर लेंगे।
हालात को देखते हुए एमजी रोड पर सांसद आवास के रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन का आवास इसी रोड पर है। सुरक्षा में कोई खलल न पड़े इसलिए पुलिस फ्लैग मार्च करती रही। टोटल 11 जो टुकड़ियां हैं, 9 कंपनी पीएससी की और 2 आरआरएफ की वो लगी हैं। उसके अलावा करीब आगरा की फोर्स है और बाहर जनपद से आई हुई सिविल फोर्स है, तो भी अनुमानित 5,000-6,000 की फोर्स वो भी लगी हुई है। की घटना या फिर इस तरह का कुछ भी प्रोसेशन, रैली, कूच करने की कोई अनुमति नहीं है। अगर कोई कोशिश करता है तो उसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से सक्षम है, हमारी तैयारियां हैं और इसको अगर वक्त आने पर अगर ऐसा हुआ तो हम लोग उसके लिए जवाबी कार्रवाई भी करेंगे। पुलिस की चौकसी में कमी नहीं थी। सिकंदरा चौक पर ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर स्वाभिमान रैली में जा रहे समर्थकों को पुलिस ने रोक लिया। तलाशी ली गई तो ट्रॉली के अंदर से कई लाठी डंडे बरामद हुए। ये और बात है कि फिर भी रैली में तलवारें, चाकू और लाठी डंडों की जमकर नुमाइश और नारेबाजी हुई। पुलिस के लिए 2 फ्रंट पर एक साथ चुनौती थी। करणी सेना के जवाब में समाजवादी पार्टी के प्रतिकार का अंदेशा था, इसलिए पार्टी के कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। जवाब में समाजवादी पार्टी ने जुबानी मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव ने करणी सेना को नकली और बीजेपी वाला बताते हुए ताल ठोका कि रामजीलाल सुमन या किसी भी पार्टी कार्यकर्ता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। सम्मान और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। ये कोई सेना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सेना है। अगर रामजीलाल सुमन को किसी भी तरह की कोई हानि होती है तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की और योगी आदित्यनाथ जी की। इधर बीजेपी ने भी स्वाभिमान रैली में तलवार लहराने का विरोध करते हुए कहा कि कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं। किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार कतई नहीं है योगी राज में। और जिला जो आगरा का जिला प्रशासन है वो इसकी जिम्मेदारी है कि अगर कहीं किसी ने कानून का उल्लंघन करके कुछ किया है तो उसके खिलाफ वहां का जिला प्रशासन कार्रवाई करे। लेकिन समाजवादी पार्टी में भी रामजीलाल सुमन के बयान का विरोध करने वाले कम नहीं। अमेठी के गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह की मांग है कि या तो वो माफी मांगे या उन्हें पार्टी से निकाला जाए। सांसद जी से व्यक्तिगत अनुरोध करूंगा कि वो माफ़ी मांगे महाराणा सांगा को मानने वाले लोगों से, और नहीं मानते हैं तो फिर अखिलेश यादव जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको मजबूर करें माफ़ी मांगने के लिए, नहीं तो पार्टी से निकाल के उनको बाहर कर देना चाहिए। राणा सांगा पर छेड़ा ये संग्राम उत्तर प्रदेश की सियासत की धुरी बन चुका है। वजह साफ तौर से चुनावी है, वोट बैंक से जोड़ा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर कब्जा करने वाले अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को अपना पीडीए समीकरण जोड़े रखना है तो बीजेपी के पास बंटोगे तो कटोगे वाला फॉर्मूला है। एक तरफ दलित वोट बैंक की मजबूरी है तो दूसरी ओर राजपूत वोट बैंक की जरूरत। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको हम बता दें। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी ने कांग्रेस से जुड़े एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी एजेएल की अटैच की गई संपत्तियों पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के संपत्ति रजिस्ट्रार को नोटिस भेजे हैं और मुंबई के हेरल्ड हाउस में किराएदार जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को भी नोटिस भेजा गया है। हर महीने का किराया ईडी को जमा करवाने का निर्देश इनको दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ा एक्शन हुआ है ईडी की ओर से, बड़ी कार्रवाई। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई ईडी की। ईडी ने कांग्रेस से जुड़े एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी एजेएल की अटैच की गई संपत्तियों पर कब्जा लेने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया है। ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के संपत्ति रजिस्ट्रार को नोटिस भेजे हैं इसके लिए, और साथ ही मुंबई के हेरल्ड हाउस में किराएदार जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को भी नोटिस भेजा गया है और हर महीने का किराया ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है। तो ये बड़ा एक्शन ईडी की ओर से, हालांकि बहुत लंबी प्रक्रिया, बहुत लंबे वक्त से इस पूरे ही मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है ईडी, और अब एक्शन इस पूरे ही मामले को लेकर तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़े और बात बिहार की। बिहार में सीएम चेहरे को लेकर बने असमंजस के बीच 17 अप्रैल को महागठबंधन की बैठक बुलाई गई है, जिसमें चुनाव की तैयारी, रणनीति और सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी।
महागठबंधन समन्वय समिति बनाने पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का मुख्य एजेंडा बड़बोले नेताओं पर नकेल कसना, गठबंधन को लेकर अधिकृत व्यक्ति को ही बयान देने पर फैसला, इस पर हो सकता है। तो बड़ी खबर, बिहार में चुनाव की सरगर्मी, इसी साल चुनाव होने हैं और अब किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसी को लेकर 17 अप्रैल को महागठबंधन की बैठक बुलाई गई है, जिस पर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। 24 अप्रैल को पीएम के बिहार दौरे से पहले सियासी हलचल यहां बढ़ गई है। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण मंत्रालय से जुड़े काम की समीक्षा की, जिसके बाद एनडीए नेताओं की बैठक भी हुई। शिवराज सिंह चौहान ने सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में हो रहे विकास के काम की तारीफ की और राज्य में फिर सरकार बनाने का दावा भी उनकी ओर से किया गया। पटना में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक भी ली। बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बात भी की और उन्होंने एक बार फिर से दावा किया कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए अनेकों सौगातें दी गई है, दी जा रही है। और दूसरी तरफ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के विकास और जन कल्याण के अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है। हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर 24 अप्रैल को बिहार की जनता को अनेकों सौगातें देने पधार रहे हैं। एनडीए के नेताओं ने भी दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल के दौरे से गठबंधन को काफी मजबूती मिलेगी और पीएम के दौरे को भव्य बनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही है। 24 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी मधुबनी आ रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। पंचायती राज विभाग का कार्यक्रम है और स्वाभाविक प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उस पूरा क्षेत्र के लोग वहाँ आएंगे। उसी की तैयारी की बैठक एनडीए की बैठक हुई है। ये समझिए कि ये कार्यक्रम शायद बिहार का सबसे बड़ा कार्यक्रम 24 अप्रैल को होने वाला है। ये एनडीए की बैठक में सभी लोग प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की तैयारी है और लगभग 10 विधानसभा क्षेत्र इसके अंदर कवर हो रहे हैं और ये पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास विभाग, ये तमाम विभाग की योजनाओं की कहीं न कहीं जनता के कार्यों में उसकी उपयोगिता, सहभागिता और प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन बिहार के लिए बड़ा लाभकारी होगा, कल्याणकारी होगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।